ईरान जो उन्होंने सबसे आखिरी छत्ता मधुमक्खी का छत्ते में उंगली डालने की कोशिश की है वो ईरान की है। और ईरान नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। दुनिया के नक्शे पे भारत का कद बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ हॉर्मुज़ की लहरें हैं, तो दूसरी तरफ सरहदों पर बढ़ती सुगबुगाहट। और अब भारत ने भी ईरान युद्ध पे अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो इस चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कई दशकों तक देश की सुरक्षा को बहुत करीब से देखा है। डिफेंस एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके ऑडियंस को। सर, हमने हाल ही में देखा काफी सारे फेरबदल हुए। यूएस ईरान की कूटनीति में भारत ने एक साइलेंट प्लेयर का रोल रखा। आपकी नजर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्लोबल डिसीजन किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक भारत का रोल था, भारत ने एक्टिवली इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया है। भारत ने ओवर्टली जरूर बोला है कि हार्मूज में इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन लॉज फॉलो होने चाहिए। ये एक इंटरनेशनल पाथ शिपिंग लेन है जिसको कि सभी देशों को इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। भारत ये भी बोलता रहा है कि ये युग जो है लड़ाई का युग नहीं है, ये युग शांति का युग है। लेकिन जितना हम बोलते हैं उतना ही अगले दिन कोई एक नया युद्ध शुरू हो जाता है इस पूरे दुनिया में। और उसको शुरू करने वाले, अगर मैं अब ये बोलूं कि पिछले 1 साल से अगर किसी एक आदमी ने पूरे विश्व को उलट पुलट दिया है तो वो है ट्रम्प। उन्होंने एक डिसरप्टर का काम करना शुरू कर दिया है अपने सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट बोलते हैं मागा के लिए। बट मुझे लगता है मागा के साथ साथ वो अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। अब ट्रुथ क्या है ये तो समय ही बताएगा जब और भी चीजें सामने आएंगी। लेकिन ट्रम्प हैज बिकम एन एनिग्मा। एक वो ऐसी शख्सियत बन गए हैं कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है कि भाई अगला मूव इनका क्या हो। और उसी की तरह ईरान जो उन्होंने सबसे आखिरी छत्ता मधुमक्खी का छत्ते में उंगली डालने की कोशिश की है वो ईरान की है। और ईरान को मैं ट्रूली बोलूंगा कि मधुमक्खी का छत्ता है, क्योंकि वहां की जो लीडरशिप है वो स्पिरिचुअल लीडरशिप है। और स्पिरिचुअल लीडरशिप उतनी ही रिजिड होती है, उतनी ही बिल्कुल, अगर वो मर भी रहे होंगे ना तो मरते मरते भी यही बोलेंगे कि हम जीतेंगे। रियलिटी देखना नहीं चाहते हैं ऐसे लोग। कहने को सिविलाइजेशनल बोलते हैं लेकिन सिविलाइजेशनल तब होंगे अगर वो रियलिटी को देखें, अपनी सिविलाइजेशन की रक्षा करें। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कैजुअलिटी सह करके, इतना डैमेज सह करके आप अपनी सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। तो एक सच्चाई जो है वो देखना नहीं चाहते हैं, और जिसका कारण ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन्होंने एक ऐसा एटीट्यूड कर रखा है कि अब उनके दोस्त भी दुश्मन बनने के कगार पे आ गए हैं। गल्फ स्टेट्स को मानता हूं कि ठीक है, उनके रिश्ते सारे गल्फ स्टेट से अच्छे नहीं थे। वहां पे वो प्रॉक्सी वॉर चलाते थे, चाहे वो हौतीस हो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, चाहे वो क्या बोलते हैं हिजबुल्लाह हो इसराइल के अगेंस्ट। कुछ दिनों तक तो लेबनान की जो क्रिश्चियन पार्टी उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी वहाँ पे, चाहे वो हमास हो, चाहे वो इराकी रेजिस्टेंस फोर्स हो जो इराकी यूएस के अगेंस्ट मैं कहूँगा वो अपनी कार्रवाई करते थे। तो इस तरह के लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया है, जिसका उनको खामियाजा भुगतना तो पड़ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कोई भी राष्ट्र का जो नेता होता है वो अपनी सिविलाइजेशन को कुछ हद तक नुकसान सह सकता है, लेकिन जब वो नुकसान उसकी उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा बन जाए तो उस देश का जो नेता है उसको एक डिसीजन लेनी पड़ती है, मन मार के दिल मार के जैसे भी हो।
वो ईरान ने नहीं किया है। कुछ लोग इसको अच्छा बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको खराब बोल रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर डील में उनको ईरान की करंट स्टेट में एग्जिस्टेंस मिल जाती है, उनके जो पैसे जो फ्रीज हुए हैं वो मिल जाते हैं, तो उनको वो डील एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। उन्हें बाद में मौके और मिलेंगे अपनी आत्मसम्मान को। जापान को देख लीजिए, उसने भी चोट खाई, लेकिन आज जापान चौथा विश्व विश्व का देश है जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है। उसी तरह से ईरान को भी सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पे प्राइसेस देखिए, डॉलर का प्राइस, मतलब खाने-पीने का सामान, हर चीज़ महँगी है वहाँ पे। अपने आप तो खुद वो कर रहे हैं, पब्लिक भी आपकी हो रही है, तंग हो रही है। तो ईरान जो है धीरे-धीरे अपने दोस्तों को भी अपना दुश्मन बना रहा है और उसमें इंडिया जो है शामिल हो गया है। क्योंकि आपने पहली बार चलो फायर किया हमारी शिप्स पे, एक तरह से बोले, उन्होंने बोला कि नहीं उनको तो पता ही नहीं था, ईरानी एम्बेसडर बोलते उनको पता ही नहीं था, ये कहीं गलती से हुआ है, फलाना ढिमकाना। गलती कोई नहीं थी। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बाहर आ रही हैं, क्लियरली बता रही हैं। वो जो नेवी का जो कैप्टन था, ईरानियन गार्ड का जो नेवल कमांडर था, वो बोलता है वी डोंट लिसन टू इडियट्स, वी लिसन टू ओनली इमाम ऑफ ईरान, व्हिच इज मुज्तबा खमैनी। एंड अनलेस ही सेज स्टॉप द वॉर, वो जो बोल रहे थे कि इनकी जो लड़ाई है, जब तक वो जी, स्टॉप का हुक्म नहीं देगा तब तक नहीं होगा, वो उस तरह की कार्रवाई होगी। आज फिर उन्होंने हमारी 2 शिप्स को, एक नहीं 2 शिप्स, जो कि जी। पोर्ट ऑफ मुंद्रा में जा रही थी, एक पनामा फ्लैग थी और एक लाइबेरिया फ्लैग थी, दोनों को इन्होंने सीज कर लिया है। अब वो बोलते हैं कि भाई अमेरिका ने उनकी एक शिप को सीज किया, लेकिन इसका क्या मतलब कि तो हमने दोस्तों की दोस्त, मैं तो चलो मैं दोस्त नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि तुम्हारे अंदर भारत का काफी इन्वेस्टमेंट चल रहा था, चबहार पोर्ट हो, चाहे वो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की बात चल रही हो, अफगानिस्तान के साथ कनेक्टिविटी की बात चल रही, बहुत सारी चीजें जो थी, भारत अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा था, डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत को भी पैसों की जरूरत होती है। लेकिन आपने उन्हीं के ही क्या बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे चोट पहुंचानी शुरू की है। पर्ल हार्बर हुआ था तब अमेरिका अंदर आया था। अगर इन्होंने और किया इस तरह से, दिस विल बी पर्ल हार्बर मूवमेंट ऑफ इंडिया। फिर इंडिया के पास कोई चारा नहीं होगा इसके अलावा कि वो ईरान को एक अपने से अपना अपना दुश्मन घोषित करने में उसे कुछ कोई वो नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भी किसी को छूट देने की ज़रूरत नहीं है। एट सम पॉइंट इन टाइम भारत के पास इंडियन ओशन की सबसे बड़ी नेवी है। सही कह रहे वो हैं, बिल्कुल। अमेरिका को अगर छोड़ दें तो भारत की जो नेवल पावर है इंडियन ओशन में, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ना पाकिस्तान के पास है, ना किसी भी खाड़ी के देश के पास है, ना ही कोई आसियान कंट्रीज के पास इतनी बड़ी नेवी है। तो हम जो है इंडियन ओशन में ईरान का क्या हाल कर सकते हैं वो ईरान को पता होना चाहिए। अमेरिका और अगर सारे देश मिल जाते हैं इसमें, तब तो ईरान धरती से उठ जाएगा, ईरान ईरान नहीं रहेगा। और ये बात जो है ईरान को समझनी पड़ेगी, ये बात ईरान को समझनी पड़ेगी कि भाई पंगा लीजिए, बट उतना ही तक लीजिए जितना तक आप सह सकते हैं। उसके बाद जो अगर बाकी देश आपके, अभी इस समय मीटिंग चल रही है यूरोप में कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को किस तरह से खोला जाए। अगर कोई ऑल्टरनेटिव फॉर्मेशन आती है अंडर द, चलो बिकॉज वी डोंट हैव अ इंटरनेशनल बॉडी, तो यूएन के ही फ्लैग के अंदर अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी आती है और वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलती है, तो ईरान का तो कुछ रह ही नहीं जाएगा वहां पे। ईरान कितनी मिसाइल मारेगा, बहुत मार चुका है वो। और अगर 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 अपने पे आ गए तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलने में कोई हमें बड़ा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पूरे पूरे देश अगर एक साथ आ जाते हैं, इंटरनेशनल पावर में एक ताकत होती है। आप दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम 120
तक पहुंच गए थे डॉलर पर बैरल। शिपिंग डिस्टर्ब हो रही है, ऑल्टरनेट रूट से लोग जा रहे हैं, कॉस्ट बढ़ रही है। इस तरह से थोड़ा आप दुनिया को तंग करके सोचो कि दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। आई एम सॉरी, दिस इज ईरान्स, आई वुड से, टर्निंग मूवमेंट वेयर ईरान विल रिपेंट अगर ये इस तरह की हरकत करता है, चाहे भारत के खिलाफ कर रहा हो, चाहे दूसरे न्यूट्रल देश उनके खिलाफ। अब इरा रही बात टॉक्स की, जो आपने जी। पूछा था, तो इसी वजह से टॉक्स के भी रुकने का यही एक कारण है। देखिए, टॉक्स में जाइए तो सही, आपने जाने से ही मना कर दिया। हमें नहीं फर्क पड़ता पाकिस्तान में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अब टॉक्स कैंसिल हो गई हैं, अब जगह का भी पता नहीं कि कहाँ होगा। तो हमें ऐसी जगह पे टॉक्स करनी पड़ेंगी जहां पे ईरान को, इजराइल को, अमेरिका को, चीन और खाड़ी के देशों को, इन चारों लोगों को कोई ट्रस्ट फैक्टर की डाउट ना हो। और उस मामले में एक ही कंट्री जो फिट बैठती है इसमें, या तो ओमान या कतर। यूएई भी थोड़ा सा, उनका आंकड़ा 36 का है, सऊदी अरेबिया का भी आंकड़ा 36 का है। तो ओनली कंट्रीज विच मीट द रिक्वायरमेंट आर ओमान और कतर। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि ओमान या कतर में, हालांकि जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसमें ये भी बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे राउंड की बात शुरू हो जाए। अब आगे क्या होता है, अब देखिए, हम भविष्यवाणी करने वाले तो है नहीं। एक जो आसपास घटनाएं घट रही हैं उसी के बेसिस पे हम एक एक इंटेलिजेंट प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई, मुझे लगता है कि द ओनली कंट्रीज वेयर all sides will have the trust that the talks are going to be fair is Oman number one and maybe Qatar. कतर इस समय नहीं इन्वॉल्व है क्योंकि कतर नाराज है, लेकिन ओमान अभी भी मुझे लगता है कि इट विल वॉलंटियर टू द टॉक्स, विच इज अ गुड थिंग, बिकॉज पहले वहां टॉक्स चल रही थी, फरवरी के महीने में वहां टॉक्स हुई हैं, और टॉक्स काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुई थी। उस समय शायद अमेरिका ने प्रीएम्प्ट किया इसराइल के कहने पे, या इसराइल ने किया और अमेरिका बाद में उसको आना पड़ा, वो तो कहानी बाद में पता चलेगी। लेकिन ओवरऑल जो है, दोनों साइड्स में गलतियां हुई हैं, लेकिन जो बेसिक है, दुनिया को छेड़ने वाली जो बात है, ओके, वो जो है ईरान के लिए बहुत भारी पड़े। लेकिन सर एक चीज़ मैं और समझना चाहती हूँ, आपको नहीं लगता है कि ये जो ट्रम्प बार-बार अपना स्टैंड बदल रहे हैं, ये ना हुआ तो वो कर दूँगा, वो ना हुआ तो ये कर दूँगा, मतलब अपना एक कन्फ्यूज़न उन्होंने क्रिएट कर दिया है, और प्लस पाकिस्तान में वार्ता का वेन्यू रख करके, जो ईरान को पसंद नहीं है, और इतना बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया, जो हम ये बात कर रहे हैं, भारतीय शिप्स पे जो गोलीबारी की बात सामने आ रही है, ये आप उससे रिलेट करके देख रहे हैं क्या? क्योंकि देखिए, ईरान को तो पाकिस्तान में जाना पसंद नहीं है, उन्होंने मना कर दिया है कि हम पाकिस्तान की धरती पे देखिए बातचीत नहीं करेंगे। सर, देखिए अब ईरान को यही समझ में नहीं आ रहा है कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, किस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, किस पे नहीं ट्रस्ट कर सकता है। ये बताता है कि ईरान के अंदर जो है, पावर ऑफ सेंटर ऑफ पावर बिखर गया है। कुछ लोग मुस्तफा के कहने पे चल रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट के कहने पे चल रहे हैं, कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कई जनरल्स बोले, नहीं भाई, हम तो सुनेंगे नहीं, हम अपनी मर्जी की करेंगे। क्योंकि उनका जो हायरार्किकल सिस्टम था शुरू में बहुत अच्छा, लोगों को लगा हाँ भाई, एक नया मोज़ैक कमांड कंट्रोल बनाया हुआ है इन्होंने। लेकिन अब वही मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल इंडिपेंडेंट हो गया, कौन कंट्रोल कर रहा है वही नहीं पता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला कमांडर, वो अब उन्होंने क्या किया, बहाना बना रहे हैं कि भाई उसने हमारी सुनी नहीं, या उसको कन्फ्यूजन था। ये टिपिकल ग्रे ज़ोन वॉरफेयर की लड़ाई के वो है कि भाई, कल को अगर हमें बैकआउट करना हो तो बोलेंगे यार यार वो हमारे को सुन ही नहीं रहा था। हाँ, तो उस जनरल साहब को हमने या उस कमांडर को हमने पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। दुनिया को दिखाने के लिए बाद में छोड़ देंगे, वो अलग बात है।
तो इस तरह की चीज़ें ये लोग करते हैं सो दैट टेस्टिंग हो जाती है, प्रेशर पड़ता है दुनिया पे, प्रेशर पड़ता है अपोजिंग पार्टी पे। ग्रे ज़ोन वॉरफेयर इसीलिए ईरान जो है ग्रे ज़ोन वॉरफेयर में पास्ट मास्टर है। मेरी किताब में पूरा एक चैप्टर है ईरान के ऊपर ऑन ग्रे ज़ोन और प्रॉक्सी वॉर पे। तो ये जो कहानी है, ये तो मुझे लगता है कि वो ब्लफिंग की कहानी चल रही है इसमें। अब अमेरिका जो है वो अपनी उसकी ताकत है पावर, वो पावर से उसको सबड्यू करना चाहता है। ईरान में जो ताकत है कि वो एक शुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डिसरप्ट करने के काफ़ी मीन्स हैं और वो उसका इस्तेमाल कर रहा है, ईरान। सो दोनों जो हैं अपनी जगह-जगह अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं और मानने को तैयार नहीं हैं। किसी कॉमन ग्राउंड में मीट करने के लिए तैयार नहीं हैं। 2 बड़ी चीज़ें हैं जो इसमें इसमें जो है रुकावट डाल रही हैं डील में। एक तो है कि हाइली एनरिच्ड यूरेनियम जो 440 किलो ईरान के पास है, इस्फ़हान में है, नातान्ज़ में है, तो इन 2-3 जगहों में है। कितना कहाँ पर कितना है, वो भी पता नहीं है एग्ज़ैक्टली लोगों को। हालाँकि लोग बोल रहे हैं कि मेरे ख़्याल से नातान्ज़ या इस्फ़हान में जब वो हुआ था रेस्क्यू ऑपरेशन, उस टाइम पे कोशिश की गई थी इसको लेके आने की। उसको किस तरह से डिस्पोज़ करेंगे वो भी एक बड़ी बात है। और ईरान एक ऐसा देश है, क्या गारंटी नहीं है कि 5 साल के बाद वो फिर शुरू कर दे। भाई टेक्नोलॉज़ी तो उसको है ही है, टेक्नोलॉज़ी तो उसके पास आ ही गई है। उसको आप जला भी दोगे तो इट मस्ट बी हैविंग दीज़ थिंग्स, तो वो फिर भी कर सकेगा। तो ये यूएस क्यों इतना इस पे वो हो रहा है, गारंटीज़ लो, अगर अगली बार करता है फिर ठोको। बट फिनिश दिस वॉर ऑन पॉजिटिव टर्म्स, ऑन योर टर्म्स। अ, डील तभी बनती है जब दोनों साइड को ये लगे कि हमें कुछ मिल गया है। अदरवाइज़ डील नहीं बनती है। इसका दूसरा ऑप्शन है कि या आप उसको इतनी बुरी तरह हरा दो कि वो डील के लायक ही नहीं रहे। चाहे जैसे जापान का सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, जर्मनी का सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, इटली का सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था, उस तरह की हालत। तो यही 2 ऑप्शंस हैं। डील में दोनों को लगना चाहिए कि मेरे को कुछ-कुछ मिल गया है। मैं भी जीता, वही बोले मैं भी जीता हूँ, बल्ले-बल्ले एंड द डील हुँ। इज़ देयर। बट अगर ये नहीं होता है, तब एक ही रास्ता है, वन साइड हैज़ टू जस्ट फिनिश or come to such a state where they are out of options, एकदम ज़मीन पे आ गए, उनको फायर करने के लिए हथियार भी ना हो। वो अपने आप फिर उसमें आएँगे, मैनुअल रेजिस्टेंस करेंगे, करते रहें, टेररिज़्म करते रहेंगे, उस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन ओवरऑल एक डील ओवरऑल एक विक्ट्री या एक डिसाइसिव आउटकम निकल के आ जाएगा। तो वो मुझे अभी दिखता नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है जो करंट राउंड ऑफ थ्रेट्स हुई है, मेरा मानना है कि एक अगर इंटरनेशनली इसको अप्रोच करें, तो ज़्यादा चांस है, जो कि अभी यूरोप में हो रहा है, जो टॉक्स हो रही हैं, हाउ टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिसमें इंडिया भी शायद हिस्सा ले रहा है। अगर उस तरह का कुछ एक्शन शुरू होता है, एक इंटरनेशनल फोर्स आता है, देन देयर विल बी अ चांस फॉर अ सॉल्यूशन। एंड सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, लेकिन जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लाइक अमेरिका और उसके जो सहयोगी हैं, वो हॉर्मोज़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डू यू थिंक सो? नहीं, हार्मोन्स को तो ईरान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हार्मोन अमेरिका भी तो यही कर रहा है सर। अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया है। ब्लॉक किसने किया था सबसे पहले हार्मोन्स को? ईरान ने किया था। इन अ काउंटर रिस्पॉन्स यूएस ने उसको ईरान के शिप टैंक्स ना जाएं, इकोनॉमिक ब्लॉकेड के लिए उसको यूएस ने ब्लॉक कर दिया है। सो इट्स अ रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अब आपके ऊपर कुछ अपने लिवरेज नहीं लगाऊंगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, चाइना का हुआ था। अमेरिका ने शुरू किया कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं चाइना में जो चिप्स बना रहे थे 2nm वाली, वो वापस आए नहीं जाएँगे वापस। तो चाइना ने बोल दिया ठीक है, कोई भी रेयर अर्थ मिनरल अब चाइना से नहीं जाएगा बाहर। दोनों ने यूज़ किया। दोनों ने अपना-अपना एक वेपनाइज़ेशन किया, जो उनके पास लिवरेज थी। वही हाल यहाँ हो रहा है, ठीक है? अब मैं हॉर्मोज़ को हीरो से हीरोइन बना दिया है मैंने। सही कह रहे हैं।
ठीक है, इसमें एक कौन विलेन है, कौन हीरो है जो इनकी हॉर्मोन्स के लिए लड़ रहा है, वो भी बता पाना बहुत मुश्किल है। सो जी, जी। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम व्हिच इज़ हैपनिंग एंड जो ये बातें होती हैं कि हम विल गेट बैक एंड विल पनिश ईरान एंड दिस एंड दैट, इन सब के पीछे एक मैं कहूँगा कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है। अब वो ट्रम्प स्टाइल में हो रही है, वो अलग बात है। एंड देखिए ना, ईरान कह रहा है कि मुझे बातचीत में हिस्सा ही नहीं लेना। अब बातचीत में हिस्सा नहीं लेना, तो फिर नहीं, युद्ध तो ईरा होना ही होना है। नहीं, ईरान ने बोला है, आई हैव नो ट्रस्ट इन पाकिस्तान। पहली बात तो हाँ। ये कही कि हुँ। पाकिस्तान में मैं नहीं ट्रस्ट करता हूँ। दूसरी चीज़ जो उसने बोली है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। उसने बोला है कि टॉक्स कैन नॉट गो अंडर प्रेशर, कि आप मेरे ऊपर प्रेशर भी डालो, बाय ब्लॉकेड करके इकोनॉमिकली भी उन्होंने उसको वो कर दिया, उनका $100 बिलियन फ्रीज़ कर दिया। सो इकोनॉमिकली भी तुमने प्रेशर डाल दिया, ब्लॉकेड भी कर दी, अब बोल रहे हो आके बात करो। या देखो, लड़ाई में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अधमरा मत छोड़ो, जी। अधमरा मत छोड़ो, क्योंकि वो जानता है कि वो मर जाएगा कुछ दिन कुछ देर में। तो इसलिए वो सब कुछ करेगा जो उसके हाथ में आ रहा है। अगर आप कहीं डूब रहे हो पानी में, तो आप क्या करते हो? कोई भी चीज़ होती है पकड़ने की कोशिश करते हो। कोई बंदा कूदता आपको बचाने के लिए आप उसी को पकड़ लेते हो और उसको भी साथ लेके डूब जाते हो। तो ईरान इज़ करंटली इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन वेयर इट इज़ क्लिंगिंग टू एनी ऑप्शन, जो भी ऑप्शन उसको दिख रहा है वो उसको एक्सरसाइज़ कर रहा है। उसमें इंडिया भी शामिल हो गया। भाई तुम्हारी शिप जा रही है, किसके कहने से जा रही है? हम तुमको पकड़ लेंगे। उन्होंने चा अब बाद में बोल रहे हैं हमने चाइना की 6 शिप्स वापस करी हैं। लेकिन फायर तो नहीं किया ना। तो तुम क्या भारत को सस्ते में लोगे? देखिए, एक मामले में बहुत क्लियर हूँ, जब तक तुम हमें नहीं छेड़ोगे हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन इफ यू टेक अस फॉर ग्रांटेड, देन इंडिया विल एक्सर्ट इट्स प्रेशर, जो कि काफ़ी है। और अगर थर्ड ब्लॉक अगर आ गया ईरान के अगेंस्ट, ईरान विल बी आउट ऑफ फेवर। चाइना भी नहीं सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाइना के सारे इन्वेस्टमेंट ही थर्ड ब्लॉक कंट्रीज के पास है। रशिया के गिने चुने दोस्त हैं, रशिया विली निली भी न्यूट्रल हो जाएगा, फिर ईरान कहाँ जाएगा? फिर ईरान के अंदर इतना प्रेशर पड़ रहा है, वहाँ की पब्लिक भूखी है, वहाँ का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, बहुत बढ़ा हुआ है। सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कब कोई बॉम्ब गिरता है, कब कितने बच्चे मर जा रहे हैं। पब्लिक के ऊपर भी बहुत प्रेशर है ईरान में। अब ये क्योंकि स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, ये लोग अनदेखा कर रहे हैं पब्लिक के जो दर्द है, पब्लिक का जो कष्ट है, पब्लिक का जो अ, वहाँ पे ज़िंदगी है, उसको अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन सर, भाई आपने इंडियन आर्मी का जो वर्किंग स्टाइल आपने बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। अब जो स्थितियाँ हुँ, बन रही हैं, आप हमारी जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी है, किस तरीके से फिर उसका एक्शन देखते हैं? अगर उन इनकी ईरान की यही चाल रही, जैसा कि हमारा शिप उन्होंने रोका है, उसपे गोलीबारी की है, अब बहाने चाहे कुछ भी बनाएँ बाद में वो। सर। देखिए ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। इंटरनेशनल वाटर में इन्होंने माइन लगा रखी है, फास्ट अटैक क्राफ्ट्स से ये हमला कर रहे हैं और भाग जाते हैं तुरंत अपनी कोस्ट लाइन पे, छुप जाते हैं। तो छोटे-छोटे क्राफ्ट्स हैं ये। उन पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता है कि वो बहुत नुकसान पहुँचा पाएँ, लेकिन एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो डिसरप्ट कर रहे हैं। तो इनको डील करने के लिए एक स्पेशल फोर्सेस की ज़रूरत होती है और स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। हार्मोज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बड़ा काफ़ी इलाका है जिसको कि माइन से क्लियर करना है। जो एक्चुअल चैनल तो छोटा है, 2 चैनल्स हैं वहाँ पे, एक आने का, एक जाने का। दोनों चैनल्स को क्लियर करने के लिए एक कंबाइंड फ़ोर्स की ज़रूरत है। अब इस कंबाइंड फ़ोर्स की प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। प्रोटेक्शन क्योंकि वो मिसाइल्स वगैरह हैं इनके पास, वो मिसाइल गिराते रहेंगे। तो इसलिए एक एयर डिफेंस की ज़रूरत है। तो अगर हम मिल के करेंगे इसको, तो चांसेस ज़्यादा है। तो इफ वी स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स दैट,
अगर हम वो मुहिम शुरू कर दें, तो हो सकता है, इट्स पॉसिबल, व्हाई नॉट? यूके भी एग्री करता है, यूके ने तो मान ही लिया है, हो सकता है फ्रांस एग्री करे, जर्मनी एग्री कर जाए, इंडिया एग्री कर जाए, तब बड़ा मुश्किल, तब ईरान के लिए ये खेल खत्म है। गल्फ कंट्रीज़ वैसे ही उससे दूर हो गई हैं। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ और इंडिया वगैरह मिल करके डिसाइड करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमने खोलना है, देन ईरान विल बी फिनिश्ड। ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, बजाय इसके कि बैठ करके चुपचाप उनका खर्ग आइलैंड का जो है वो भी टेक ओवर हो जाएगा, ऑयल टर्मिनल। सो दे हैव टू थिंक, थोड़ा डीपर थिंकिंग करने की ज़रूरत है। देखिए, हर देश, भारत, जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी हैं, वो कुछ लिमिट तक आपको बर्दाश्त करेंगी। जब उनके ऊपर, अब देखिए सब कुछ महँगा हो रखा है यूरोप में, जी, बिल्कुल। तो कोई लिमिट है किसी चीज़ को सहने की। तभी तो बोलते हैं वर्ल्ड वॉर क्यों होते हैं? जब सारे ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं और बाकी कंट्रीज़ भी ये देखने लगती हैं कि यार अब कोई ऑप्शन नहीं है, बजाय इसके कि लड़ाई करें, तो लड़ाई होती है। और फिर ईरान अगर सोचे कि हम बचा लेंगे अपने आप, तो फिर देन आई थिंक ईरान इज़ लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज़। जिस तरीके की स्थितियाँ हम देख रहे हैं, वो बड़ी भयावह होती जा रही हैं और मतलब केवल केवल हम अमेरिका की ही बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका असर देखने को मिल रहा है। और सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय थैंक यू। भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।